नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो केवल इतिहास की यात्रा नहीं है, केवल एक पुस्तक की खोज नहीं है, बल्कि आपकी अपनी चेतना की गहराइयों का एक धीमा, सुंदर, शांत अवतरण है। अक्सर जीवन में हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, पर कुछ किताबें हमें पढ़ती हैं। प्लेटो की द रिपब्लिक ऐसी ही एक पुस्तक है। लगभग 2500 वर्ष पुरानी यह कृति आज भी उतनी ही जीवित है जितनी उस समय थी जब एथेंस की गलियों में सुकरात अपने शिष्यों को साथ लेकर टहलते थे और प्रश्नों की सूक्ष्म रोशनी में मानव मन की परतें खोलते थे। मित्रों, आज जब आप यह सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे इस समय से उठकर उस प्राचीन समय में प्रवेश कर जाएं। आपके आसपास का संसार कुछ क्षण के लिए शांत हो जाए और हम साथ चलें उन पत्थरों से बनी गलियों में जहां से सभ्यता की पहली महान दार्शनिक सांसें उठी थी। प्लेटो, जिन्हें पश्चिमी दर्शन की रीढ़ कहा जाता है, 427 ईसा पूर्व एथेंस में पैदा हुए। एक कवि बनने का हृदय, एक योद्धा बनने की ऊर्जा और एक दार्शनिक बनने की किस्मत लेकर वे इस दुनिया में आए। पर उनका जीवन रूपांतरित हुआ तभी जब उन्होंने सुकरात के साथ संवाद शुरू किया। सुकरात ने उन्हें उत्तर नहीं दिए, उन्होंने प्रश्न दिए और इन प्रश्नों ने प्लेटो की पूरी दिशा ही बदल दी। सुकरात के निधन के बाद जब एथेंस ने अपने ही महान शिक्षक को विष देकर मार दिया, प्लेटो के हृदय में एक दर्द पैदा हुआ। लेकिन इस दर्द ने एक क्रांति को जन्म दिया। प्लेटो ने ठाना कि वे सुकरात को अमर कर देंगे। उन्होंने पुस्तकें लिखी, पर किताबों में विचार नहीं, जीवित संवाद रखे। और इन्हीं संवादों में से सबसे महान संवाद है द रिपब्लिक। कहते हैं कि यह ग्रंथ लगभग 380 ईसा पूर्व लिखा गया। एक ऐसा काल जब ग्रीस युद्ध, लालच, राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से गुजर रहा था। प्लेटो ने यह महसूस किया कि मनुष्य केवल धन की तलाश में है, शक्ति की लालसा में है, लेकिन सत्य और न्याय की तलाश खो चुका है। और इसी स्थिति में उन्होंने यह विशाल विचार यात्रा शुरू की। न्याय क्या है? मनुष्य किस दिशा में जाना चाहता है? एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है? मनुष्य के भीतर कौन सी प्रकाश की ज्योति छिपी है? मित्रों, आप कल्पना करें कि एथेंस की रात ढल रही है। ऊपर आकाश में तारों का हल्का सा उजाला है, हवा में समुद्री ताजगी है। सुकरात एक उत्सव से लौट रहे हैं, धीमे धीमे अपनी विशिष्ट मंद मुस्कान के साथ। उनके साथ कुछ युवा, कुछ विद्वान, कुछ प्रश्नों से भरे लोग चल रहे हैं। सबकी आंखों में उम्मीद है, क्योंकि सुकरात का हर जवाब एक खिड़की है जो मन की किसी अज्ञात दिशा में खुल जाती है। चलते चलते एक युवक ग्लाको सुकरात के पास आता है और पूछता है, सुकरात, न्याय क्या है? लोग न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन न्याय वास्तव में होता क्या है? यह एक साधारण प्रश्न है, पर प्राचीन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है। सुकरात रुकते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार सीधे उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं, ग्लाको, न्याय को समझने के लिए पहले मनुष्य को समझना होगा, और मनुष्य को समझने के लिए उसके मन को जानना होगा। यहीं से यह महान संवाद शुरू होता है। सभी लोग एक बड़े घर में पहुंचते हैं
जहां दीपकों की रोशनी में एक विद्वत सभा सजी हुई है। कुछ लोग तर्कों के लिए तैयार हैं, कुछ विरोध के लिए। सुकरात बैठते हैं और वातावरण में शांति फैल जाती है। सबसे पहले बोलते हैं केफालस, एक बुजुर्ग व्यापारी। वे कहते हैं, न्याय मतलब सच बोलना और अपने कर्ज चुकाना। सुकरात धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, यदि आपका कोई मित्र आपसे हथियार उधार लेकर गया हो और अब वह पागलपन की स्थिति में उसे मांग रहा हो, तो क्या आप उसे वह हथियार लौटाएंगे? केफालस चुप हो जाते हैं और सुकरात बताते हैं कि न्याय का अर्थ केवल नियम नहीं है। न्याय वह है जो किसी की आत्मा को संतुलित, शांत और सत्य के निकट ले जाए। लेकिन सभा में एक व्यक्ति है, थ्रासाइमेकुस, जिसका स्वभाव उग्र है। वह क्रोध से लगभग फट पड़ता है। न्याय तो शक्तिशाली का हित है। जो सत्ता में है वही तय करता है कि न्याय क्या है। आज भी दुनिया में यह विचार उतना ही जीवित है। सुकरात शांत भाव से कहते हैं, यदि शासक गलती कर बैठे तो क्या उनकी गलती भी न्याय बन जाती है? इस छोटे से प्रश्न से शक्तिशाली तर्क ढहने लगता है। सुकरात उसे धीरे धीरे समझाते हैं कि शक्ति न्याय नहीं बनाती, ज्ञान न्याय बनाता है। एक ज्ञानी हृदय किसी का बुरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे सभा गहरी होती जाती है। रात उतर चुकी है और अब बात मनुष्य से राज्य की ओर बढ़ती है। सुकरात कहते हैं, यदि हम मनुष्य को समझना चाहते हैं तो राज्य को समझें, क्योंकि राज्य सामूहिक मनुष्य है और मनुष्य एक लघु राज्य है। और सुकरात राज्य की उत्पत्ति बताते हैं कि समाज तब बनता है जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बांटते हैं। कोई भोजन उगाता है, कोई कपड़े बुनता है, कोई घर बनाता है। समाज की जड़ें सहयोग में हैं, पर जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, समाज जटिल होता जाता है। उसी जटिलता में प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, जहां बुद्धि वाले लोग शासन करें, साहस वाले रक्षा करें और श्रम वाले उत्पादन करें। शरीर की तरह जहां मस्तिष्क नेतृत्व करता है, हृदय साहस देता है और पेट पोषण करता है, उसी तरह राज्य की बनावट भी संतुलित होती है। प्लेटो कहते हैं, मनुष्य की आत्मा भी ऐसी ही 3 धाराओं में बहती है, तर्क, साहस और इच्छा। और जब ये तीनों संतुलन में हों तब मनुष्य न्यायपूर्ण होता है। शनैः शनैः रात गहरी होती जाती है, पर विचारों का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर मोड़ देना। जैसे आंखें सूर्य को देखने की योग्यता विकसित करती है, वैसे ही मन को सत्य को देखने की क्षमता विकसित करनी होती है। मित्रों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां से द रिपब्लिक का सबसे अद्भुत, सबसे प्रसिद्ध और सबसे हृदय स्पर्शी अध्याय शुरू होता है। गुफा का रूपक। एक ऐसी गुफा जहां मनुष्य जन्म से कैद है और उसे लगता है कि परछाइयां ही वास्तविकता है। वहां से बाहर आना और सूर्य के सामने खड़ा होना इस पूरी कृति का हृदय है। लेकिन इस गुफा में प्रवेश करने से पहले हमें थोड़ी देर ठहरना होगा, क्योंकि यह केवल एक रूपक नहीं है,
यह आपकी अपनी चेतना का दर्पण है। यह हमारी यात्रा के अगले हिस्से का द्वार है, जहां से हम अज्ञान के अंधेरे से उठकर सत्य के प्रकाश की ओर चलेंगे। रात अब और गहरी हो चुकी है। दीपकों की लो थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन सुकरात के शब्दों में उजाला बढ़ता जा रहा है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि वे किसी साधारण विचार विमर्श में नहीं हैं। यह एक यात्रा है अंतर की ओर। ऐसा लगता है जैसे मन खुलता जा रहा है, जैसे किसी पुराने अंधेरे में पहली बार रोशनी की पतली सी रेखा उतरी हो। सुकरात एक क्षण के लिए चुप होते हैं। वे अपनी दृष्टि को धीमे धीमे सभा में घुमाते हैं और फिर कहते हैं, अब हम उस कथा पर आते हैं जो आपके हृदय में एक दर्पण की तरह उतर जाएगी। यह मनुष्य की पूरी यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, परछाइयों से सत्य की ओर। और तभी सुकरात गुफा की कथा कहना शुरू करते हैं। कल्पना करो, वे कहते हैं, एक ऐसी गुफा की जिसका द्वार दुनिया से अलग है। उस गुफा में जन्म से ही कुछ लोग कैद हैं। उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उनकी गर्दनें इस तरह बंधी हैं कि वे सिर घुमा भी नहीं सकते। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं, एक ठंडी सख्त पत्थर की दीवार। उनके पीछे एक आग जल रही है और आग और कैदियों के बीच एक ऊंचा रास्ता है जहां से लोग चीजें लेकर गुजरते रहते हैं। बर्तन, मूर्तियां, जानवरों के आकार, लकड़ी के खिलौने और इन वस्तुओं की परछाइयां कैदियों की सामने की दीवार पर पड़ती रहती है। उन कैदियों के लिए वही परछाइयां दुनिया हैं। उनके लिए वही वास्तविकता है। वे उसी पर चर्चा करते हैं, उसी पर अपने विचार बनाते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। सुकरात धीरे से आवाज को शांत करते हुए कहते हैं, अब सोचो, क्या होगा यदि इन कैदियों में से कोई एक व्यक्ति अचानक मुक्त हो जाए, उसके हाथ खुल जाएं, उसकी गर्दन खुल जाए, वह उठकर पीछे मुड़े और पहली बार आग को देखे। वह चौंक जाएगा, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि जो वह देख रहा है वह वास्तविक है। और यदि वही व्यक्ति गुफा के द्वार से बाहर आ जाए और पहली बार सूर्य को देखे, प्रकाश को, रंगों को, वास्तविक दुनिया को, तो वह स्तब्ध रह जाएगा। वह विश्वास नहीं कर पाएगा कि वह इतने वर्षों तक केवल परछाइयों को वास्तविकता समझता रहा। धीरे 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 उसकी आंखें प्रकाश की आदी होंगी और वह चीजों को स्पष्ट देख पाएगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक भी है और सुंदर भी। और फिर वह मुक्त हुआ व्यक्ति वापस गुफा में आएगा, अपने साथियों को बताने के लिए कि बाहर एक संसार है, प्रकाश है, सत्य है। पर जब वह उन्हें बताएगा तो कैदी उसका मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि उसकी आंखें खराब हो गई हैं। वे कहेंगे कि वह भ्रमित है। वे कहेंगे कि परछाइयों के अलावा कोई वास्तविकता हो ही नहीं सकती। और यदि वह उन कैदियों को मुक्त करने की कोशिश करेगा तो वे शायद उसे मार भी डालेंगे, क्योंकि उनकी पहचान उनकी परछाइयों से बंधी है। यहां सुकरात थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। कमरे में एक घना मौन उतरता है।
हर व्यक्ति महसूस करता है कि यह रूपक केवल किसी गुफा की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है। हम भी इसी तरह परछाइयों में जीते हैं। धन की परछाइयाँ, सम्मान की परछाइयाँ, रिश्तों की परछाइयाँ, मान्यताओं की परछाइयाँ। हम सत्य को देख ही नहीं पाते क्योंकि आंखें परछाइयों की आदी हो चुकी हैं। सुकरात कहते हैं, मनुष्य की शिक्षा का अर्थ यही है कि उसे परछाइयों की बंदिशों से बाहर लाया जाए, उसे प्रकाश की सहनशीलता सिखाई जाए, उसे धीरे धीरे सत्य के सूर्य तक लाया जाए जहां से वह श्रेष्ठ को देख सके। प्लेटो इस श्रेष्ठ को द फॉर्म ऑफ गुड कहते हैं। वह अंतिम सत्य, वह अंतिम प्रकाश जिसके कारण बाकी सभी सच्चाइयां संभव है। जैसे सूर्य के कारण दुनिया दिखाई देती है, वैसे ही श्रेष्ठ के कारण मन और आत्मा वास्तविकता को समझते हैं। घड़ी की समय सुई आगे बढ़ती जाती है, रात उतरती जाती है और सुकरात की बातों में एक अनोखी गर्माहट है। अब चर्चा राज्य की ओर मुड़ती है, एक ऐसे आदर्श राज्य की जहां दार्शनिक राजा हो। सुकरात कहते हैं कि नेता वही होना चाहिए जो सत्य को जानता हो, जो गुफा से बाहर निकलकर प्रकाश को देख चुका हो, जो न तो लोभ से प्रभावित हो और न ही भय से। क्योंकि जो व्यक्ति प्रकाश देख आता है वह अंधकार से डरता नहीं, वह उसे समझता है। फिर वे बताते हैं कि राज्य का स्वास्थ्य भी मनुष्य की आत्मा की तरह है। जहां तर्क नेता है, साहस संरक्षक है और इच्छाएं सहयोगी है, जब ये तीनों एक संतुलन में हों तब राज्य न्यायपूर्ण होता है। लेकिन जब इच्छाएं तर्क से ऊपर उड़ जाती हैं या साहस तर्क पर हावी होने लगता है, तब अराजकता पैदा होती है। यही आज भी दुनिया में दिखाई देता है, जहां लालच और हिंसा तर्क के ऊपर बैठ जाते हैं। सुकरात अपनी बातों को धीरे धीरे समेटने लगते हैं। उनकी आवाज में गहराई है, पर एक करुणा भी है। वे कहते हैं, न्याय कोई बाहरी नियम नहीं है, वह आत्मा की अवस्था है। जब मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीता है, जब वह तर्क, साहस और इच्छा को संतुलन में रखता है, वह न्यायपूर्ण होता है। और जब ऐसे मनुष्य मिलकर समाज बनाते हैं, वही आदर्श राज्य उत्पन्न होता है। अब दीपक लगभग बुझ चुके हैं। बाहर से मुर्गे की पहली आवाज सुनाई देती है। एक नई सुबह उगने वाली है और इस गहरी रात की चर्चा के बाद ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति के भीतर भी एक नई सुबह उग चुकी है। चेहरे शांत हैं, आंखें चमक रही है, किसी नई समझ की, किसी नई रोशनी की। सभा खत्म होती है, लोग उठते हैं। सुकरात धीरे धीरे चलते हैं, बिना किसी गर्व के, जैसे कुछ कहा ही ना हो। ग्लाको उनके पीछे चलता है, मंत्रमुग्ध, विचारों में खोया हुआ। कुछ कदम बाद सुकरात रुकते हैं और कहते हैं, ग्लाको, सत्य हमेशा परछाइयों के पीछे छिपा होता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को देख चुका है वह फिर कभी परछाइयों की दुनिया में खो नहीं सकता। और इसके साथ
सुकरात की परछाई सुबह के धुंधलके में खो जाती है, पर उनके शब्द सदियों तक जीवित रहते हैं। प्लेटो ने यह पूरी बातचीत लिखी ताकि मनुष्य कभी यह ना भूले कि वह परछाइयों में जीने के लिए नहीं बना, उसे प्रकाश के लिए बनाया गया है। मित्रों, द रिपब्लिक केवल राजनीति की पुस्तक नहीं है, यह मन की मुक्ति की पुस्तक है। एक आह्वान है कि हम अपनी गुफाओं से बाहर आएं, सत्य की ओर चलें और अपने भीतर के दार्शनिक को जगाएं। यदि आप इस बात को अपने जीवन में उतार सकें तो यही इस महान कृति की सार्थकता है। और इसी के साथ हमारी यह गहरी यात्रा पूर्ण होती है, पर इसका प्रभाव अभी आपके भीतर चल रहा है और मुझे विश्वास है कि यह प्रकाश अब धीरे धीरे आपके अपने जीवन को भी उजागर करता जाएगा। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।